दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज दोस्तों हम लोग बीओ का सेट सीरीज नंबर 6 कवर करने जा रहे हैं और जिसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूं पार्ट ए के बारे में। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि आपका पेपर एकदम नजदीक आ चुका है, तो हमें कोई भी कसर नहीं छोड़ना है कि एक छोटा सा भी गलती नहीं करना है। धीरे धीरे पेपर का जो लेवल है वो पहले की अपेक्षा टफ होता चला जा रहा है। आज का जो सीरीज है ये थोड़ा सा ज्यादा खतरनाक है, मुझे पता है आप में से ज्यादा बच्चे परेशान होंगे, लेकिन याद रखिए जब कभी कठिन टेस्ट सीरीज रहती है तो उसमें फायदा आपका होता है, क्योंकि आसान क्वेश्चन तो हर बच्चे कर लेते हैं। जो लेवल वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें आपकी प्रैक्टिस कितनी अच्छी है तो आगे का जो 5 सीरीज आएगा 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर 9 नंबर और 10 नंबर, ये अपने आप में टिपिकल क्वेश्चन का सीरीज होगा, ताकि हर तरह के प्रश्न चाहे एग्जाम में जो पेपर बने वो आसान बने या फिर हार्ड लेवल का बने, आप हर तरह के पेपर को अटेंड कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि इसीलिए तो ये सीरीज दी जा रही है। मॉक टेस्ट सीरीज में क्या होता है, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं उन पर चर्चा होती है। ठीक है, और विस्तार से चर्चा होता है। तो याद रखिए 120 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, जिसमें मैथ और रीजनिंग 30 क्वेश्चन होते हैं, बाकी 90 क्वेश्चन जीएस का होता है। तो जीएस को 45 के 2 पार्ट में बांटा गया, जिसमें पहला लेक्चर मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। ठीक है, और एक यहां पर एक कोटेशन भी लिखा हुआ है कि पीस कर और घोल कर पी जाओ। तो आज इतनी जबरदस्त क्लास चलने वाली दोस्तों कि आपको पी ना जाओ, मैं आपको पिला दूंगा, घोल करके पिला दूंगा। अगर कोई बच्चा ऐसा सोचे कि कैसे कोई व्यक्ति जीएस को घोल करके पिला सकता है, तो देखो आज कैसे पीते हैं, मजा आ जाएगा। ठीक है, चलो चेक लेते हैं एक बार और तैयार हो जाते हैं। दोस्तों स्टडी 91 का एप्लीकेशन भी आ चुका है, तो इसको भी इंस्टॉल कर लीजिए ताकि आपकी तैयारी और भी बेहतर हो पाए। ठीक है, वहां पे क्या है दोस्तों कि वीडियोस के साथ साथ आपको टेस्ट भी देने का मौका मिल जाता है, पर्टिकुलर इस टॉपिक का टेस्ट भी आप वहां से दे सकते हैं। चलो पहला क्वेश्चन देखो, इतिहास से हमारे सामने है, लिख रहा है कूट वाले प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। आज कूट वाले बहुत प्रश्न डाला हूं। ठीक है, कई सारे बच्चे तो बोलेंगे आज मन कर रहा है सर को ही कूट देते हैं। ठीक है, घबराओ मत, सुनो ध्यान से। लिख रहा है गदर पार्टी। गदर पार्टी का स्थापना किसने किया था? लाला हरदयाल ने किया था। कब किया था? 1913 में किया था। कब किया था? 1913। तो सही ऑप्शन क्या इसका मिलेगा? 1913। ठीक है, दूसरा इसमें आसान कौन सा है? दूसरा आसान है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते थे? HSRA बोलते थे। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1928 में हुई थी। तो यहां पे आप टिक कर लीजिएगा 1928 में। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों पहले यह HRA के नाम से जाना जाता था, जिसको बोला जाता था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, बाद में इसका नाम क्या हो गया? HSRA। ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट वर्ड आके जुड़ गया, तो याद रखिएगा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928 में इसकी स्थापना हुई है। 1928 में दोस्तों आपको याद होगा क्या चला था? साइमन कमीशन, वापस जाओ। ठीक है, उसी समय जो है लाला लाजपत राय जी के सर पे चोट लगा था और उनका देहांत हो गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला दे रहा है दोस्तों कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। आप अगर नहीं जानते हो तो इतने से भी आप मैच करा सकते हो। जैसे पहले का 3 नंबर हो गया, पहले का तीसरा हो गया, तो आप देखिए यहीं पे आपको उत्तर मिल गया। ठीक है, पहले का तीसरा हो गया तो बाकी आपको उत्तर अपने आप मिल गया, क्योंकि स्टार्टिंग में 3 कहीं दिया ही नहीं है। ठीक है, अगर आपको याद भी रखना हो तो आप याद रख सकते हैं यहां पर। हाँ, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो थी उसकी स्थापना कब हुई थी? तो उसकी स्थापना 1925 में हुई थी। और यहां पर अगर HRA की बात करता तो HRA की स्थापना भी 1925 में हुआ था। राम प्रसाद बिस्मिल वगैरह इसके मेंबर थे। ठीक है, तो याद रखिएगा जिन्होंने काकोरी कांड को अंजाम दिया था, काकोरी कांड भी 1925 में ही हुआ था। और आगे आ गया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, तो यह आ जाता है कहां पर? 1934 में बना था कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। बात आती है स्थापना किसने किया, तो याद रखिए गदर पार्टी स्थापना किसने किया है? किसने किया जल्दी बताइए? लाला हरदयाल ने। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना किसने किया है? तो कम्युनिस्टों में नाम था सांगा का। ठीक है, तो सांग याद रखिए, सांग माने गाना। ठीक है, उनका नाम है सिंगार वेलू। सॉन्ग कौन गाता है? जो सिंगिंग करता है। ठीक है, तो सिंगार वेलू याद रखिए, सिंगार वेलू चेट्टियार पूरा नाम था। 1925 में इन्होंने स्थापना किया था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का। और वहीं अगर हम कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की बात करें तो जयप्रकाश नारायण जी का नाम सुना होगा, आचार्य नयन देव का नाम सुना होगा। इन्होंने 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किया। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन जो है वो 1928 में बना था। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह वगैरह ने मिलकर के इसकी स्थापना किया था। ठीक है, तो इतना प्रश्न याद रखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, हाल ही में जारी किए गए विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? करंट अफेयर के क्वेश्चन भी आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो कृपया करके आप तैयार रहें। दोस्तों याद रखेगा
अगर हम बात करें 2019 वाले डेटा पर तो उस समय भारत का स्थान था 140वां। इस बार भारत का पायदान थोड़ा सा कमजोर हुआ है खुशहाली के मामले में और भारत आ गया 144वें नंबर पे। ठीक है, तो याद रखेगा जो यहां पर जो आंकड़ा पूछ रहा है किसका पूछ रहा है, विश्व खुशहाली सूचकांक का, उसमें जो भारत की रैंकिंग आई वो कौन सी आई है, 144वें नंबर पर है। पहले स्थान पे कौन सा देश है, तो पहले स्थान पर है फिनलैंड देश। कौन सा है, फिनलैंड। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है, ये पहले स्थान पर है। फाइन, याद रखेगा। दूसरे पर डेनमार्क है, तीसरे पर कौन सा है, स्विट्जरलैंड देश है। ठीक है, तो यहां पर भारत की रैंकिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 144 नंबर पर है भारत, याद रखेगा, खुशहाली सूचकांक में। उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण, यह जो नई आर्थिक नीति की घोषणा की गई थी उस समय प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों, आया था न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, नई आर्थिक नीति। ठीक है, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो आया था 1991-92 के दौरान, इसमें जो है 3 नई चीजों को लाया गया जिसको हम एलपीजी का नाम देते हैं। क्या देते हैं, एलपीजी। इसी एलपीजी को क्या बोलते हैं, एल माने होता है लिबरलाइजेशन, यानी उदारीकरण। सरकार यहां पे क्या हो गई, एकदम उदार हो गई, तो याद रखिए। प्राइवेटाइजेशन माने होता है निजीकरण। ठीक है, और ग्लोबलाइजेशन माने होता है भूमंडलीकरण, या कभी कभी भूमंडलीकरण को क्या कर लिखता है, वैश्वीकरण भी कहा जाता है, तो आप परेशान मत हो जाइएगा। ठीक है, वैश्वीकरण। उस समय याद रखिए मनमोहन सिंह क्या थे, वित्त मंत्री थे, और प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव जी। ठीक है, तो याद रखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, पीवी नरसिम्हा राव, ये उस समय प्रधानमंत्री थे। और वित्त मंत्री कौन थे, तो हमारे मनमोहन सिंह जो हैं वो वित्त मंत्री थे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, इसको आप याद रखेगा। मैंने आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ाया भी है, इसके पहले एलक्यूपी होता था, बाद में जो है एलपीजी वाला फॉर्मेट आया जब न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आ गई तब। ये एलक्यूपी क्या होता है, एल माने हो जाता है लाइसेंसिंग, क्यू माने हो जाता है कोटा, पी माने हो जाता है परमिट। यानी सरकार हर चीज पर लाइसेंसिंग, कोटा, परमिट जैसे प्रतिबंध लगा के रखी थी। यानी अगर आपको कोई भी नया बिजनेस शुरू करना है तो आपको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा। कुछ लिमिटेड चीजों के लिए सरकार कोटा भी बांटती थी, बहुत सारी चीजों के लिए आपको परमिट भी लेना पड़ता था। तो बाद में 1992 में जब न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आया तो पूरी व्यवस्था को हटा करके एक नई व्यवस्था लाया गया जिसको बोलते हैं एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो इसको आप याद रखेगा। आज दोस्तों आप देख रहे होंगे कि रेलवे वगैरह को बहुत सारी चीजों को गवर्नमेंट प्राइवेट हिस्सों में दे रही है, तो प्राइवेटाइजेशन ये एक दूसरे तरह का प्राइवेटाइजेशन है, वो प्राइवेटाइजेशन एक दूसरे तरह का था। ठीक है, यहां पे तो जो सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियां हैं या जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको अगर सरकार संभाल नहीं पा रही तो किसी दूसरे को दे रही है, ताकि लीज पर एक तरह से वो लीज भी नहीं कर सकते, उनको दिया जा रहा है। ठीक है, तो प्राइवेट चीजों को भी लाया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आगे देखिए, करा कि निम्नांकित को सुमेलित कीजिए। मैंने तो आपसे पहले ही कहा कि आज मैं बहुत सारे प्रश्न कूट वाले देने वाला हूं। कूट वाले प्रश्न में फायदा क्या होता है, कहां एक क्वेश्चन होता है, कहां एक पे गिन के 4-4। ठीक है, तो एक पे जो है 4-4 क्वेश्चन आपका हल हो रहा है। सुनिएगा ध्यान से, लिख रहा है पलामू। अब जिस बच्चे को पता होगा कि पलामू झारखंड में पड़ता है वो तुरंत बता देगा कि झारखंड में अभ्रक होता है। क्यों, क्योंकि अभ्रक के उत्पादन में 2 राज्यों को जाना जाता है, एक तो अपना आंध्र प्रदेश है, ठीक है, दूसरा अपना कौन सा है, झारखंड। यही 2 हैं जो अभ्रक का उत्पादन करते हैं। अभ्रक के बारे में बताया गया था दोस्तों, ये ताप का सुचालक तो होता है लेकिन विद्युत का कुचालक होता है, उसका सुचालक नहीं होता, तो याद रखिएगा। ठीक है, तो यहां पर पलामू क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पर अभ्रक हो जाएगा। ठीक है, खेतड़ी दोस्तों ये पड़ता है राजस्थान में, बहुत फेमस है खेतड़ी की खान, वहां तांबे की खान है, तो याद रखेगा यहां तांबा हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बॉक्साइट की खान कहां पर है दोस्तों, तो हजारीबाग में है। बॉक्साइट का उत्पादन कहां होता है, सबसे ज्यादा बॉक्साइट का उत्पादन होता है उड़ीसा में। मैंने बताया था एक बॉक्सिंग करूंगा उड़ जाओगे। ठीक है, तो उड़ जाओगे तो उड़ीसा और बॉक्साइट से बॉक्सिंग याद रखेगा। ठीक है, और एक बॉक्सिंग नहीं 1000 बॉक्सिंग किया जाएगा। ठीक है, तो याद रखे 1000 से हजारीबाग भी बॉक्साइट के लिए फेमस है। बाकी क्योंझर जो दे रहा दोस्तों ये भी उड़ीसा में पड़ता है, ये मैग्नीज के लिए फेमस है। मैग्नीज के उत्पादन में भी उड़ीसा का पहला स्थान है। तो इतना आप याद रखेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए धीरे धीरे मैं पेपर को टफ बना रहा हूं, आप चीजों को करते चलिए। ठीक है, आप मेरे साथ क्वेश्चन हल करिए और देखिए आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं। दोस्तों अगर कॉपी पे हल कर सकते हैं तो कॉपी पे करिए, अदरवाइज नहीं कर सकते तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां विजिट करके आप लाइव टेस्ट को अटेंड कर सकते हो। मुझे पता है आप टेस्ट नहीं दे रहे हो, क्यों, क्योंकि फ्री है। ठीक है, क्योंकि फ्री है। अगर ये चीज 10 प्रैक्टिस सेट का मैं कोई पैकेज लॉन्च करता तो आप खरीदते भी, आप क्वेश्चन भी अटेंड करते, आप वीडियो भी देखते। ठीक है, लेकिन अभी जो है जब चीजें फ्री मिलती है तो आदमी के साथ यही होता है। चलो कोई बात नहीं, आगे देखो अगला क्वेश्चन है,
है? बुलक कैपिटलिस्ट, ठीक है, यानी बैल पूंजीपति। बैल पूंजीपति किसे कहा जाता है बताओ? बैल पूंजीपति। अब नाम सुन करके जो इसके बारे में नहीं जानता होगा उसको ये लगेगा कि बैल पूंजीपति, बैल वाले मतलब खूब बैल और गाड़ी उसके पास हो, बहुत बड़ा जमींदार है, जमींदार वाला सही कर दो, ठीक है। ऐसे किसान जो बड़े जमींदार हैं उनको बैल पूंजीपति कहा जाता है, ऐसा महसूस होगा, आप एग्जाम में यही टिक कर दोगे और ये बिल्कुल गलत है। क्या है? ये बिल्कुल गलत है, ठीक है, ये वाला नहीं होगा ऑप्शन, याद रखेगा। याद रखे बैल पूंजीपति ऐसे किसानों को कहा जाता है जिनके पास थोड़े बहुत साधन हैं, लेकिन वो धनाढ्य नहीं है। ऐसे पूंजीपतियों को क्या कहा जाता है? याद रखिए, ऐसे पूंजीपतियों को बैल पूंजीपति कहा जाता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए, हाल ही में चर्चित बेंगलोर ब्लू क्या है? बेंगलोर ब्लू दोस्तों क्या है? तो याद रखिए, मैंने बताया था लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी फैक्ट्रियां, बहुत सारी कंपनियां एक लंबे समय के लिए बंद हो गई, जिसके वजह से उत्पादन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है, और उसी में एक याद किया जाता है बेंगलोर ब्लू को। बेंगलोर ब्लू दोस्तों ये अंगूर की एक प्रजाति है जिससे शराब बनाया जाता था, ठीक है, तो ये बड़े पैमाने पर इसका उत्पादन किया जाता था, लेकिन शराब की फैक्ट्रियों, कंपनियों के बंद होने की वजह से इसकी बहुत बड़ी मात्रा जो है खराब भी हो गई। तो याद रखिए, ये अंगूर की एक प्रजाति का नाम है, इसको आप ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आगे देखते हैं, पीवी सिंधु पर लिखी गई एक किताब। पीवी सिंधु का नाम तो आपने सुना होगा, बैडमिंटन प्लेयर है, जबरदस्त खेलती हैं। लिख रहा है कि पीवी सिंधु पर लिखी गई किताब शटलिंग टू द टॉप, ठीक है, इस पुस्तक को लिखा किसने है? ठीक है, तो याद रखिएगा, इसको लिखा है वी कृष्णा स्वामी ने। किसने लिखा है? वी कृष्णा स्वामी जी ने लिखा है, और आज भगवान श्री कृष्ण जी की जन्माष्टमी है, ठीक है, तो आप लोग जो है प्यार से बोलिए जय श्री राधे कृष्णा, ठीक है। तो ये सब चीजें आप माना करिए, ठीक है, बहुत अच्छा दिन है और बहुत अच्छी बात है कि अच्छा, सौभाग्य हमारा है कि आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, और सौभाग्य आपका भी है कि आप स्टडी 91 जैसे चैनल से जुड़ पाए हैं, क्योंकि यही वो चैनल है जो आपको आपके मंजिल तक पहुंचा सकता है ईमानदारी के साथ, ठीक है। तो याद रखिए, वी कृष्णा स्वामी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उन्होंने पीवी सिंधु जी के जीवन पर किताब लिखा है, क्योंकि पीवी सिंधु जी को बहुत सारे अवार्ड मिल चुका है, इसलिए प्रश्न हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। जितना भी आज तक उन्होंने पदक जीता, चाहे रजत पदक हो, चाहे गोल्ड और सिल्वर, जो भी है, उन सभी के बारे में यहां बताया गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य में चौथा टाइगर रिजर्व बनाया जा रहा है? चौथा टाइगर रिजर्व किस राज्य में बनाया जा रहा है दोस्तों? तो इस प्रश्न के लिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, या 1 और 3 दोनों? कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, सही उत्तर बताइए। सही उत्तर है दोस्तों राजस्थान, लेकिन राजस्थान के साथ साथ आप उत्तर प्रदेश भी याद रखिए। संजोग देखिए, एक ऐसा समय आ गया जब चौथा टाइगर रिजर्व दोनों जगह बन रहा है, एक ही नहीं है, दोनों जगह अलग अलग टाइगर रिजर्व बन रहे हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बात मैं करूं दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश में अभी तक 3 टाइगर रिजर्व थे पहले से, जिसमें से एक था आपका पीलीभीत, ठीक है, पीलीभीत था, दूसरा था दुधवा हो गया, ठीक है, दुधवा हो गया, ये भी टाइगर रिजर्व था, तीसरा था अमानगढ़, कौन सा था? अमानगढ़ था, ये 3 था। अब चौथा बनने जा रहा है सहारनपुर में। कहां पर बनने जा रहा है? सहारनपुर में, जहां पर शिवालिक के जंगल हैं, वहां पर टाइगर रिजर्व बनाया जा रहा है, ठीक है। तो अब उत्तर प्रदेश में भी क्या हो जाएगा? 4 टाइगर रिजर्व हो जाएंगे, चौथा बन रहा है। और अगर मैं बात करूं राजस्थान की, तो वहां रणथंभौर है, सरिस्का है, और आपका मुकुंदरा है, उसके अलावा चौथा वाला भी बन रहा है। कहां पर? तो बूंदी जिला है, उसके पास में चौथा टाइगर रिजर्व भी बनाया जा रहा है। याद रहेगा क्या? याद नहीं रहेगा तो याद रखना पड़ेगा, ठीक है, आपको यही घोल के पिलाया जा रहा है। देखिए, गलतियां मैं आपको बताऊंगा कि आपसे गलती क्या होता है और क्या चीजें आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर से आ जाइए, एक बार कूट वाले प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। फिजिक्स का क्वेश्चन दे रहा है आपको, क्या एक तरफ सूची 1 है, एक तरफ सूची 2, आपको सिर्फ मिलान करना है। दे रहा है कि तरंग दैर्ध्य है, ठीक है, दाब हो गया, जल प्रवाह हो गया और दूरी हो गया। आपको बताना है इसका मात्रक किस चीज का है। दूरी किसका मात्रक? दूरी का मात्रक क्या है दोस्तों? तो यहां चारों में दिया गया, याद रखिए, प्रकाश वर्ष क्या हो जाएगा? ये दूरी का मात्रक। ये दूरी का नहीं है दोस्तों, एक्चुअली ये प्रकाश क्या, प्रकाश जो है उसकी दूरी का मात्रक है, तो याद रखिएगा। केवल जो दूरी होता है उसका अलग हो जाता है। हालांकि अगर प्रकाश वर्ष की बात करें तो एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है कि सूर्य के द्वारा उसकी जो किरण है 1 साल में जितना दूरी तय करेगी उसको 1 प्रकाश वर्ष माना जाता है, ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। आगे लिख रहा है दोस्तों, जल प्रवाह को क्यूबिक में क्यूसेक में मापते हैं, क्यूसेक में, ठीक है। और दाब की बात करें तो पास्कल में, और तरंग दैर्ध्य संबंधित है एंगस्ट्रॉम से, ठीक है। तो इसको याद रखेगा, मैंने यहां पर मैचअप करा दिया, आपको ध्यान से सोच समझकर मैचअप कराना है। मैं थोड़ा सा तेज इसलिए पढ़ाता हूं दोस्तों कि देखिए,
अभी हम जो है स्टार्टिंग में नहीं पढ़ा रहे हैं, मैंने सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ा दिए हैं, पहले ही पढ़ा दिया है। अब जो पुराने बच्चे होंगे उनको तो लगेगा कि यार इस क्वेश्चन में दम ही नहीं, सर जल्दी जल्दी पढ़ाओ। उनके लिए चाहे मैं कितना भी कठिन पेपर लाके दे दूं, जो कंटिन्यू हमसे जुड़े हुए हैं उनके लिए भैया हर क्वेश्चन आसान लगेगा। तो भैया जो स्टडी 91 के पुराने स्टूडेंट है, ओल्ड स्टूडेंट है, वो एक साइड बैठ जाएं, और जो नए वाले स्टूडेंट है वो एक साइड बैठ जाएं। नए वालों के लिए हर तरह का प्रश्न नया लगेगा, पुराने वालों के लिए जो कठिन क्वेश्चन है वो भी आम लगेगा, और जो सरल क्वेश्चन है वो तो अमरूद लगेगा, ठीक है, वो तो बहुत ज्यादा सरल है, ठीक है। तो याद रखेंगे, तो आप एक साइड बैठे रहिए, आपका समय सिर्फ रिवीजन करने का। क्यों? आप लड़ाई के लिए तैयार हो चुके हो, परफेक्ट हो गए हो, आपको जाके लड़ाई लड़ना है। जो लोग नए हैं वो ध्यान से सुनेंगे। कह रहा है किस कोशिकांग को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। यहां पे कंफ्यूजन होता है आप सभी को, ठीक है, क्योंकि दो नाम एक जैसे हैं, एक राइबोसोम है, एक लाइसोसोम है। अब गलती हो जाती परीक्षा में कि स्किप कर जाता है दिमाग में यार कि लाइसोसोम सही होगा कि लाइसोसोम सही होगा, ठीक है, ऐसा मतलब आपको हो जाता है फिर। तो याद रखिएगा दोस्तों, यहां पे जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? लाइसोसोम। क्या होगा? लाइसोसोम। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? आत्महत्या की थैली कहा जाता है, ठीक है, ये आपको पढ़ाया गया, ठीक है। और जो राइबोसोम होता है ये बिल्कुल हट के होता है, ठीक है। राइबोसोम क्या होता है? ये मेटाबॉलिज्म में अपना रोल देता है, जहां प्रोटीन का संश्लेषण वगैरह होता है वहां पर इसका रोल आता है। और लाइसोसोम को कहा जाता है आत्महत्या की थैली। क्यों? क्योंकि ये खुद मर करके क्या करते हैं? पाचन में भाग लेते हैं, इसलिए इसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है। दोस्तों ये सब मैं बहुत डिटेल में पढ़ाया हूं, बायोलॉजी में जाइए देखिए आप, इतना बेहतरीन लेक्चर है। बायोलॉजी मैंने 2 बार पढ़ाया है, एक बार पूरी बायोलॉजी कॉपी पर पढ़ाया हूं, तब ये बोर्ड वगैरह मेरे पास नहीं था, कैमरा भी नहीं था, तो कॉपी पे मैंने पढ़ाया। दूसरी बार बायोलॉजी को मैं इस बोर्ड पे पढ़ा रहा हूं, जिसमें अभी बहुत लिमिटेड लेक्चर लिए गए हैं, लेकिन आप पढ़ेंगे तो आपको मजा जरूर आएगा, ठीक है। चलो, करा उस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो उसका द्रव्यमान संख्या बताइए। ये काफी आसान क्वेश्चन है दोस्तों, आपको पूरी केमिस्ट्री सिर्फ 35 लेक्चर में पढ़ा दिया गया है। 35 लेक्चर में पूरी केमिस्ट्री पढ़ा दिया गया, 30 लेक्चर में 30 नहीं 29 लेक्चर में पूरा फिजिक्स पढ़ा दिया गया। आप जाइए डिटेल में पढ़िए, अगर नहीं समझ में आए तो बताइए, ठीक है। ये सब फ्री में बात करो, मैं किसी पैसे की बात नहीं कर रहा हूं, आप आराम से पढ़ सकते हो। सुनो, मैंने आपको पढ़ाया था, अगर मैं बात करूं किसी पदार्थ के नाभिक का, तो उसके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इसी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग क्या कहलाता है? द्रव्यमान संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है? द्रव्यमान संख्या कहलाता है, ठीक है। तो अगर प्रोटॉन की संख्या 2, न्यूट्रॉन की संख्या 2 है, तो याद रखिए यानी द्रव्यमान संख्या कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इसके बाहर क्या करता है? चक्कर लगाता है। क्या करता है? चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और अंदर वाले पे पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव अंदर वाले पे नहीं होता, पॉजिटिव चार्ज केवल प्रोटॉन पर होता है, न्यूट्रॉन जो होता है वो उदासीन होता है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से सब इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला दे रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। करिए सुमेलित, आज डरिएगा मत, और ये तो बिल्कुल मत बोलिएगा कि सर आप गलत कर रहे हो, ठीक है। मैं ऐसे ही प्रश्न लेके आऊंगा आपको परेशान करने वाले, ठीक है। चलिए जल्दी से आइए, सुमेलित करते हैं। जैव मंडल भंडार, यार बच्चों वाला क्वेश्चन, डरते क्या है? रुको मैं करा रहा हूं, 1 मिनट रुको। देखो यहां अगस्त्यामलाई पर्वत दे रहा है, अगस्त्यामलाई कहां पर है? केरल में है। अगस्त्यामलाई कहां पर? केरल में। चलो केरल लेके चलते हैं इसको। मानस अभयारण्य का नाम सुना होगा, काजीरंगा का नाम सुना होगा, वो कहां पर है? वो आपके असम में है, तो यहां पे असम कर दो, लो असम हो गया, ठीक है। अब आता दिहांग बिहांग, दिहांग बिहांग नदी वाला क्षेत्र भी आपने देखा होगा, और ये अभयारण्य भी सुन लिया। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग बिहांग, ठीक है, यहां पे आ गया। और बचा आपका नोकरेक, नोकरेक है मेघालय में, हो गया आपका। अरे भैया क्या कठिन है? जो लोग पढ़े हैं, जो लोग रेगुलर पढ़े हैं, उनके लिए कुछ कठिन नहीं है। जो लोग नहीं कर पा रहे हैं वो अपने आप को कमजोर ना फील करें, सही प्लेटफॉर्म पे आप आ गए, आइए और तैयारी करिए साथ में, ठीक है। अपने प्रदूषकों के कारण निम्न में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कही जाती है? रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, ठीक है। पिछले एग्जाम सेट में मैं इस पर चर्चा कर चुका हूं, लेकिन आप भूल जो जाते हो इसलिए यहां पर रिपीट हो गया, ठीक है। तो देखिए जैविक मरुस्थल किसे कहा जाता है दोस्तों? जैविक मरुस्थल कहा जाता है दामोदर नदी को। अब भारत में पहली नदी घाटी परियोजना भी किस पे स्टार्ट किया गया था? इसी दामोदर नदी पर शुरू किया गया था, तो याद रखिए। अब दामोदर नदी के बारे में 2-3 बातें आप याद रख सकते हैं, जैसे इसे जैविक मरुस्थल कहा जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। जैविक मरुस्थल कहा जाता है। इस पे जो है पहला नदी जल घाटी परियोजना स्टार्ट हुआ था, जल घाटी परियोजना, तो याद रखिएगा ये भी इंपॉर्टेंट है। कब स्टार्ट हुआ था? तो 1948 में स्टार्ट हुआ था दामोदर नदी घाटी परियोजना, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों इसको बंगाल का शोक भी कहा जाता
जाता है। क्या कहा जाता है? बंगाल का शोक, क्योंकि इसकी वजह से बंगाल में क्या आता है? बाढ़ आता है। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे, इतनी बात आपके लिए ध्यान देने योग्य है। बाकी महानदी जो है उड़ीसा में बहती है, पेरियार नदी केरल में बहती है, और यमुना में पेरियार नदी जहां बहती है उसी के पास में पेरियार झील भी है और पेरियार नाम का एक अभयारण्य भी है। ठीक है, और यमुना नदी से आप सभी वाकिफ हैं, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, आगे देखिए, कोरी निवेशिका जिस पर स्थित है उसका नाम क्या है? कोरी निवेशिका दोस्तों, कोरी निवेशिका जहां पर है ना, वहां पर हमारा एक विवाद भी चल रहा है। उस विवाद का नाम है सर क्रिक विवाद। क्या नाम है? सर क्रिक विवाद उसका नाम है, ध्यान दीजिएगा। वहीं पर है आपका क्या? कोरी निवेशिका है। ठीक है, कोरी निवेशिका, या आप कह सकते हैं, अगर ये ऑप्शन में ना भी दिया है तो आप कह सकते हैं जहां पे कक्ष का रन है। क्या है? कक्ष का रन है, वहां पर क्या है? कोरी निवेशिका है, और वहीं पर क्या है? सर्किक विवाद है। इस बार दोस्तों देखो क्या घटना घटी है। अभी तक आपने सुना था कि नेपाल ने हमारे कुछ क्षेत्रों को, जैसे लिम्पियादुरा, लिपुलेख, ठीक है, काला पानी, इसको क्या कर लिया? अपने में शामिल कर लिया है। उसी तरह से पाकिस्तान ने भी अपना नया नक्शा जारी किया, जिसमें उसने कहा कि लद्दाख, जम्मू कश्मीर और आपका जो जूनागढ़ है ये हमारा है। वो उसने जूनागढ़ को भी अपने क्षेत्र में दिखाया, जबकि जूनागढ़ क्या है? वो भारतीय क्षेत्र है। वहां पर जो है प्रॉपर ढंग से क्या हुआ था? जनमत संग्रह भी कराया गया था, और वहां की जो पब्लिक थी उन्होंने वोटिंग देकर के अपने आप को भारत में लाया था। ठीक है, 1947 में। तो यहां याद रखिएगा दोस्तों, यहां कच्छ की खाड़ी हो जाएगा, नहीं कच्छ का रन आप करिए, कच्छ की खाड़ी मत करिए, कच्छ की खाड़ी अलग हो जाएगी। कच्छ की खाड़ी आप याद रखेंगे, उसके बारे में आपको बता दे रहा हूं। अगर आप गुजरात का एक मैप ऐसे बनाओ, ठीक है, तो याद रखेगा सबसे लंबी तटीय जल सीमा किसकी है दोस्तों? तटीय जल सीमा किसकी है? तो गुजरात राज्य की है, ध्यान दीजिएगा। ऊपर की तरफ यहां जो देख रहे हैं दोस्तों, ये कच्छ की खाड़ी है, और नीचे की तरफ ये जो देख रहे हैं यहां खंभात की खाड़ी है। तो परीक्षा में यह भी आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाता है, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर कच्छ के रन की बात हो रही। कच्छ के रन में जंगली गधे भी पाए जाते हैं, यह भी परीक्षा में पूछा गया है। कच्छ के रन में एक नदी जाकर विलीन हो जाती है, राजस्थान से आती है, लूनी नदी। कौन सी है? लूनी नदी। याद रखिएगा, मजा आएगा पढ़ के। ठीक है, चलो देखिए, वही दे रहा है कि पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर, लद्दाख और जूनागढ़ को अपने मैप में शामिल किया है। उसी तरह से नेपाल ने लिपुलेख को, काला पानी को, लिम्पियाधुरा को अपने मैप में शामिल किया। ठीक है, अब भारत भी लगता है कि पूरे पाकिस्तान को और पूरे नेपाल को अपने मैप में शामिल कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक जमाने में पाकिस्तान और नेपाल दोनों ही भारत के अभिन्न अंग हुआ करते थे। ऐसे में क्यों, आप चले जाओ, अशोक के काल में चले जाओ। ठीक है, किसका अस्तित्व था? हमारे सामने लोग बने हैं और हम ही से विवाद करने में लगे। यार देखो, जिसके पास कुछ नहीं होता, जो छोटी मानसिकता का होता है, वो पूरी जिंदगी यही करता है, कब्जा कर लो, इनका कर लो। मतलब जितना है उतने में मत करो। ठीक है, जितना जमीन है, क्या आप देख लो पाकिस्तान के जो नागरिक हैं, कितना अच्छा वहां पर एजुकेशन सिस्टम है, कितना अच्छा वहां के लोग कमा रहे हैं, वहां रोजगार का क्या सिस्टम है, आप देखो ना। आए दिन बम ब्लास्ट होता रहता है, खाने पहनने का कुछ है नहीं। ठीक है, और जमीन ढेर सारी चाहिए, पूरा जम्मू कश्मीर मिल जाए। अरे जितना है उतना तो संभाल नहीं पा रहे हो। हाँ, अब पूरा जम्मू कश्मीर तुमको चाहिए। हाँ, किस लिए, क्या करोगे लेके, बताओ। हाँ, वही है, औकात न रहे पालने की तो पैदा भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, औकात न रहे पालने की, जितना है उतने में तो चल नहीं पा रहे हो, अब इतना और चाहिए इनको। हाँ, कि जूनागढ़ भी हमको दे दो, हमारा सरक्रिक भी दे दो, और जम्मू कश्मीर भी दे दो, लद्दाख भी दे दो। और करोगे क्या लेके? यहाँ टमाटर बेचेंगे, क्या करेंगे? टमाटर बेचेंगे, और कोई काम तो है नहीं इन सबको। चलो खैर छोड़ो, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे देखिए, फिर से जनजाति दे रहा है और पूछा जा रहा है कि कौन सी जनजाति कहां से बिलोंग करती है। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैं जानबूझकर पेपर को आज टेक्निकल बनाया हूं कि ज्यादा से ज्यादा डिस्कशन मैं आपसे कर सकूं। फायदा किसका? आपका फायदा। चलो आगे देखते हैं दोस्तों। देखो दे रहा है, सबसे आसान इसमें कौन सा है? टोडा जनजाति। टोडा जनजाति कहां पर है? तमिलनाडु में है। जो याद रहता है पहले उसको मैच करा लिया करो। ठीक है, दूसरा है सेंटिनेलीज। ठीक है, सेंटिनेलीज कहां पे दोस्तों? ये अंडमान निकोबार में। ठीक है, अंडमान निकोबार की बड़ी खतरनाक जनजाति है। ठीक है, अब आ गया भूटिया और बीरोर, तो यहीं से आप मिला सकते हैं। देखो सी का 2 हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा। अब सी का 2 देखिए केवल एक जगह पे दे रहा है, अब आपको समझ में आ जाएगा राइट आंसर क्या है। ठीक है, अब बीरहोर कहां पर है? झारखंड में है। बीरहोर हो गया, मुंडा जनजाति हो गया, सब झारखंड वाली जनजातियां हैं। बाकी भूटिया कहां पर है? ये सिक्किम में पाई जाती है, भूटिया जनजाति। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में बहुत ज्यादा आता है, मैंने आपको पढ़ा दिया है। और उसके बाद भी अगर आपकी तैयारी नहीं हो पाती है
फिर कुछ नहीं कर सकते। आगे देखो, भारत के पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती। पश्चिमी घाट यानी प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती, ठीक है, बिल्कुल से नहीं। प्रायद्वीपीय भारत में बहुत सारी नदियां करती हैं भाई, गोदावरी, आप आगे चले जाओ, आप कावेरी साइड चले जाओ, कृष्णा साइड जाओ, कृष्णा मान लो मिल गई, आप आगे देखेंगे तो गोदावरी वगैरह ये सब क्या करती हैं, निर्माण करती। इसीलिए यहां दे रहा है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट यानी जो आपका सह्याद्री पर्वत वाली श्रृंखला है, वहां की जो नदियां हैं वो क्या करती हैं, वो क्या बोलते हैं, डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, वो एस्चुअरी बनाती हैं। क्या बनाती हैं? एस्चुअरी, जिसको ज्वार नदमुख कहा जाता है, ये कथन है। दूसरा लिख रहा है, वे छोटे प्रवाह क्षेत्रों एवं अपेक्षाकृत कठोर चट्टानों से होकर प्रवाहित होती हैं। तो बिल्कुल सही है दोस्तों। ऐसे आपने देखा होगा नर्मदा और ताप्ती का भी, वो भी इसी तरह से चट्टानी क्षेत्रों से होकर जाती हैं, ठीक है, भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं और ज्वार नदमुख बनाती, अरब सागर में जाकर मिल जाती। तो दिया हुआ दोनों कथन बिल्कुल सही है, व्याख्या भी अपने आप बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए फिर से आ जाइए एक बार, फिर से कूट वाले प्रश्न। कूट कूट कूट, मजा आ जाएगा कूट करने में। आप तुरंत जब आपके सामने कूट आया करे, पहले वीडियो को पॉज करके तुरंत क्या किया करो, आप देखा करो कि आपको आ रहा है कि नहीं, क्योंकि मैं तो तुरंत इसको मिला दूंगा। प्रकाश वर्ष अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि दूरी का है, तो आप यहां कर सकते हैं कौन सी दूरी, अंतरिक्ष में दूरी का, ठीक है भाई। सूर्य का प्रकाश कहां, अंतरिक्ष में तो जाएगा, ठीक है, तो याद रखेगा। नॉटिकल मील, नॉट और वाट, वाट कहां पर आ जाएगा दोस्तों, शक्ति का हो जाएगा, ठीक है। और नॉटिकल मील जो है दोस्तों, अब देखिए यहां पर ए का 4 हो गया। अब ए का 4 देखिए, आप यहीं से एक बार में आप उत्तर पकड़ सकते हैं। ए का 4 हो गया। अब नॉट जो दे रहा दोस्तों ये, अच्छा नॉट और नॉटिकल मील याद रखेंगे। नॉटिकल मील अगर वर्ड दे दिया तो समुद्र में जो दूरी वो मापना है, और नॉट दे दिया तो नॉट उस समुद्र में चलने वाली जहाज की स्पीड को बताता है, गति को बताता है। तो याद रखेगा समुद्री जहाज की गति और समुद्री दूरी को कहा जाता है, ठीक है, नॉटिकल मील कहा जाता है। आपने सुना होगा 12 नॉटिकल मील तक जो है कोई भी जो है सफर कर सकता है, घूम सकता है। उसके बाहर उसके भी बाद अगर 12 और जाएंगे, यानी यहां से लेकर 24 नॉटिकल मील तक, तो वहां पर केवल मछुआरे वगैरह जा सकते हैं मछली मारने के लिए। और 200 नॉटिकल मील से आप बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि यहां पर नौसेना जो है रहती है, और कोई भी विदेशी जो है चीजें अगर आती हैं तो उन पर जो है निगरानी रखा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कौन सा कथन सत्य है उसके बारे में बताइए। करंट अफेयर का प्रश्न है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। करा बिहार के प्रसिद्ध फल शाही लीची और जर्दालू आम को हाल ही में जीआई टैग दिया गया। बिल्कुल सही है दोस्तों। अभी यही लीची खाने की वजह से चमकी नाम का बुखार हो रहा था, इससे बहुत सारे बच्चे बिहार में डेथ भी कर गए थे, ठीक है। तो याद रखेगा जर्दालू आम बड़ा बेहतरीन आम है, और शाही लीची, सिलाव खाजा, मगही पान, ये सब जो है बिहार के ही हैं, ठीक है। तो याद रखेगा मधुबनी पेंटिंग, इन सबको जीआई टैग मिल चुका है वहां पर, ठीक है। आगे देखा दोस्तों, हाल ही में भारत सरकार के डाक विभाग द्वारा बिहार सरकार के बागवानी विभाग ने लोगों के दरवाजों तक इन फलों की आपूर्ति करने के लिए समझौता किया। बिल्कुल सही है। अब जो है घर घर जो है भेजा जाएगा, तो यहां राइट आंसर दे रहा है, ठीक है। एक चीज और याद रखेगा दोस्तों, अगर मैं बात करूं शाही लीची का, तो शाही लीची, जर्दालू आम, ये सब बिहार से संबंधित है। और अन्य उत्पाद में कतरनी चावल हो गया, मगही पान हो गया, सिलाव खाजा हो गया। सिलाव खाजा में 50 से अधिक परत होती है, ठीक है। खाजा खाएंगे मजा आ जाएगा, ठीक है। आगे दे रहा है कि और भी चीजें हैं, जैसे अभी हाल ही में कदलई मितई जो तमिलनाडु का उत्पाद है, ठीक है, मूंगफली की कैंडी है, उसको जीआई टैग दिया गया है। चा कहाओ एक सुगंधित चावल है, काला चावल है, उसको अभी मिला है। गोरखपुर का जो टेराकोटा है, टेराकोटा का जो कार्य है, उसको जीआई टैग दिया गया है। तो सब याद रखेगा। इसी तरह से सोहराई खोर पेंटिंग है, ये झारखंड का है, ठीक है, उसको भी सोहराई खोर पेंटिंग जो है इसको भी मिला है। तेलिया रुमाल है, उसको मिला है। तेलिया रुमाल याद रखे तेलंगाना का है, और कश्मीरी केसर कश्मीर का है, ठीक है। यह सोहराई खोर पेंटिंग ये झारखंड का है। मधुबनी वाला जो पेंटिंग था वो बिहार का था, उसको याद रखेगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। बाकी तेरा देश का प्रथम राज्य जो गृहिणी सुविधा योजना के तहत 100% एलपीजी कवर किया है अपने पूरे राज्य में, तो हिमाचल प्रदेश वो राज्य बन गया, ठीक है। हिमाचल प्रदेश यहां पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखेगा। G20 का शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ दोस्तों, तो ये हुआ है कहां पर, सऊदी अरब में, ठीक है, सऊदी अरब में। और सऊदी अरब के जो प्रमुख हैं सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद, ठीक है, उन्होंने उस की अध्यक्षता किया। लेकिन याद रखेंगे यह मीटिंग जो हुआ था ये वर्चुअल मीटिंग था, ठीक है, क्योंकि G20 का समिट वैसे हमारे लिए तो इंपॉर्टेंट था, क्योंकि भारत भी उसका मेंबर है, लेकिन वहां पर भारत पहुंच नहीं पाया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। पनामा नहर जोड़ती है। पनामा नहर भाई किसको किसको जोड़ती है, तो पनामा नहर कहां पर है, ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के ठीक बीच में पड़ती है, ठीक है, पनामा नहर। और
ये नहर दो बड़े महासागरों को जोड़ती है, क्योंकि अगर आप एक बार मैप देखेंगे दोस्तों तो मैप में आपको पता चलेगा, अगर मान लीजिए ये अमेरिका है और ये दक्षिण अमेरिका है, तो इधर साइड दोस्तों अटलांटिक ओशियन है, अटलांटिक है, और इधर साइड प्रशांत महासागर है। ठीक है, तो याद रखिए अगर ये नहर ना होती, पनामा नहर, तो याद रखिए यहां से किसी व्यक्ति को यहां आने के लिए ऐसे घूम के जाना पड़ता। ठीक है, बहुत दूर हो जाता, तो वो क्या करता, स्थल मार्ग से आता। तो याद रखिए ये नहर जो है बनने की वजह से काफी आसानी हो गया है। तो पनामा नहर ये अटलांटिक ओशियन, और अटलांटिक में क्या, उत्तरी अटलांटिक ओशियन, क्योंकि ये उत्तरी हिस्सा है और ये दक्षिणी हिस्सा है। ठीक है, तो उत्तरी अटलांटिक ओशियन को उत्तरी प्रशांत महासागर से जोड़ता है। ठीक है, तो यहां पर आप देख लीजिए, जो उत्तर हो आप अपने हिसाब से टिक कर लीजिए। देखिए यहां पर प्रशांत महासागर, अटलांटिक ओशियन वही बात है, तो ये ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक बार फिर से बताइए कौन सा सही सुमेलित है, ये आपको बताना है। सुनिएगा ध्यान से। आग्नेय शैल का उदाहरण दे रहा है गैब्रो है, ठीक है, अवसादी शैल का चूना पत्थर दे रहा है, और कायांतरित का संगमरमर दे रहा है। ठीक है, तो यहां पे आपको बताना है क्या सही है और क्या गलत है। तो दोस्तों याद रखें, फिलहाल तो तीनों सही दे रहा है। आग्नेय शैल वह शैल होती है जब जो पृथ्वी के मैग्मा के ठंडा हो जाने की वजह से बनती है, बाद में बनता है अवसादी शैल, और सबसे लास्ट में होता है कायांतरित शैल। कायांतरित वाला तो ताप और दाब के फलस्वरूप जो है चेंज हो जाता है, उसको कायांतरित बोलते हैं, और संगमरमर वगैरह उसी में चेंज होता है। तो यहां दिया गया तीनों कथन फिलहाल तो सही है। एक मोटी मोटा अगर आपको याद रखना है, जो परीक्षा में और भी पूछा जा सकता है आपसे, तो आप याद रखेगा। आग्नेय चट्टान की बात करेंगे दोस्तों, तो यहां पे याद रखें ग्रेनाइट किसका उदाहरण है, आग्नेय चट्टान का। बेसाल्ट किसका उदाहरण, आग्नेय चट्टान का। पेग्माटाइट किसका उदाहरण, इसी का है। डायोराइट इसी का है, और गैब्रो भी इसी का है। ठीक है, तो परीक्षा में आपको गैब्रो ना देके, कल देखिए कल वाले मॉक टेस्ट में मैंने आपको ग्रेनाइट कराया था, आज गैब्रो कराया, यहां पे मैंने एक साथ आपको दे दिया। आप याद रखेगा, और नहीं याद रखेंगे तो दिक्कत है। जैसे आप लोग चाहते हैं ना कि एग्जाम टाइम में एक शॉर्ट रिवीजन हो जाए, ये शॉर्ट रिवीजन ही है आपका। ठीक है, आप कर लीजिए शॉर्ट रिवीजन, आपको मजा आ जाएगा। आगे देखिए, अवसादी चट्टान है जिसको सेडिमेंट्री रॉक कहा जाता है, अवसादी। ठीक है, तो याद रखिए जैसे बलुआ पत्थर हो गया, चूना पत्थर हो गया, कांग्लोमेरेट हो गया, सेल खड़ी हो गया, ये सब अवसादी चट्टानों के उदाहरण हैं। अगर ये हम कायांतरित की बात कर लें तो रूप परिवर्तन हो जाता है, जैसे बलुआ पत्थर क्या बन जाता है, संगमरमर बन जाता है। तो याद रखिएगा संगमरमर वगैरह इसका उदाहरण है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहां पर देखिए दे रहा है कि कैसे बदलता है, तो लिख रहा है जो ग्रेनाइट होता है वो किस में बदलता है, कभी कभी परीक्षा में ये भी पूछता है। तो ग्रेनाइट जो होता है वो नीस में बदलता है। साइनाइट जो होता है दोस्तों, ये साइनाइट नीस में बदलता है। जो गैब्रो होता है आग्नेय में, वो सर्पेंटाइन में बदलता है। जो बेसाल्ट होता है सिस्ट में बदलता है। जो बिटुमिनस कोयला होता है वो ग्रेफाइट में चेंज होता है। ठीक है, तो याद रखिए सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सूर्य की बाह्यतम परत को क्या कहा जाता है, सूर्य की जो बाह्यतम परत है उसको कोरोना कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोविड-19 नहीं, कोरोना कहा जाता है। ऐसे उसको मुकुट बोलते हैं, किरीट बोला जाता है। कोरोना का भी जो नामकरण हुआ है वो इसी से हुआ है, क्योंकि कोरोना का जो कुछ आकार पाया गया दोस्तों, वो सूर्य के मुकुट के आकार का भी पाया गया। ठीक है, आपने कोरोना में देखा होगा दोस्तों, इस तरह से कोरोना का जो आकार आपने देखा होगा। ठीक है, और कुछ इसी तरह का आकार कहां मिलता है, याद रखिए इसी तरह का आकार मिलता है हमारे सूर्य में। ठीक है, हम लोग बचपन में दोस्तों बनाया भी करते थे, आपको याद होगा। ठीक है, हम लोग बचपन बनाते थे ना, देखिए ऐसे। ठीक है, तो ऐसा कुछ आकार जो है कोरोना में भी देखने को मिला है। ठीक है, इसीलिए इसको कोरोना या किरीट, कोरोना नाम दिया गया। लेकिन याद रखिएगा किरीट, सूर्य का जो प्रभामंडल है उसको क्या बोलते हैं, किरीट बोलते हैं, तो याद रखेगा। ठीक है, तो इसको याद रखेगा। बाकी सूर्य के बारे में आप सभी को पता होगा, सूर्य क्या है, एक तारा का रूप में है, और नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के फलस्वरूप क्या हो रहा है, वो जो है वहां पर उष्मा जो है जनरेट हो रही है। ठीक है, आगे देखिए, पर्वतों का आपको चयन करना है, और क्या बताना है इसमें, अवरोही क्रम बताना है, यानी बड़ा छोटा बताना है। भाई यार क्या क्वेश्चन है सर, बच्चों वाला क्वेश्चन है। बताओ जल्दी जल्दी बताओ भैया। देखो जो पुराने स्टूडेंट है ना, वो बीच बीच में कमेंट करके ये लोगों को जरूर बताते रहे कि हाँ इस चैनल पे चीजें पढ़ाई जाती हैं। भाई देखो मैं झूठ बोलने के लिए नहीं कर रहा हूं, हाथ जोड़कर निवेदन है, मेरे बारे में जो भी बोलिएगा सत्य बोलिएगा, झूठ मत बोलिएगा। मैं जो हूं ठीक है वही बोलिएगा, कोई आपको बढ़ा चढ़ा के बताने की जरूरत नहीं। जो व्यक्ति जैसा हो उसके बारे में वैसा ही बोलना चाहिए। ठीक है, तो आप लोगों को बताओ कि लोग आकर के चैनल से जुड़े। ठीक है, ताकि देखो जितना लोग जुड़ेंगे फायदा किसका, आपका। क्यों, अरे परिवार किसका बड़ा हो रहा है, हमारा और आपका ही तो बड़ा हो रहा है। ठीक है, ये चैनल मेरा नहीं है, ये चैनल हमारा है। आप किसी को बताया करो तो बताया करो स्टडी 91 हमारा चैनल है। स्टडी 91 नितिन सर का चैनल नहीं है। नितिन सर क्या है, मास्टर हैं। ठीक है,
नितिन सर क्या मास्टर हैं जो आपको आपके मंजिल तक पहुंचाने में सहयोग दे रहे हैं, बस इतना है। नितिन सर का चैनल नहीं है, ना 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 ना, गलती मत करना भाई। मैं शुरू से कहते आया हूं ये चैनल आपका है, हमारा है। हमारा बोलो, हमारा मतलब हम सभी लोगों का है। क्यों? क्योंकि इसको मिलकर के हम सब लोगों ने खड़ा किया है। हम सभी लोगों का लाड प्यार सहयोग अगर ना मिले, क्या कोई व्यक्ति इतना आगे जा सकता है? क्या कोई चैनल इतना आगे जा सकता है? अगर कोई किसी का साथ मिल रहा है तो हमेशा मानना चाहिए कि हां हम किसी के सहयोग से आगे बढ़े। उस सहयोग को कभी नहीं भूलना चाहिए। उस सहयोग को मतलब देखिए, मैं तो कभी आज तक एडवर्टाइजमेंट नहीं कराया, ठीक है। बहुत सारे आपने चैनल देखा होगा जिनके 4-5 लाख सब्सक्राइबर हो जाते हैं, अरे भगवान पैसा दिए हैं, पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, ठीक है। वो गूगल पे एडसेंस लगा देते हैं, ठीक है, खूब प्रचार उनका चल रहा है। आपने आज तक कभी देखा स्टडी 91 का अगर प्रचार कहीं देखा हो तो बताइए। मैं सोचता हूं ना यार, प्रचार किस बात का? जो हमारे बच्चे हैं अगर उनको अच्छे से पढ़ाया जाए तो हमारा प्रचार वो खुद करेंगे। भाई कोई चीज आपको अच्छा मिलेगा तो आप तो लोगों से बताएंगे ना कि हाँ यहां चले जाओ, यहां सब कुछ पढ़ाया जाता है, जाके डिटेल में पढ़ो, ठीक है। तो ऐसा कैसे? आप अच्छा पढ़ाओ तो यार हम अपने अंदर बदलाव लाएं। हम चले गूगल एडसेंस का तेल लगाने की भैया आप चलो हमारा प्रमोट कर दो ना, हमको प्रमोशन नहीं चाहिए आपसे, ठीक है। हमको प्रमोशन नहीं चाहिए आपसे, ठीक है। चलिए आज यहां पे तो दोस्तों आप सभी को पता है कि दुनिया में जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है वो दक्षिण अमेरिका में है। उसका नाम क्या है? याद रखेगा, एंडीज पर्वत श्रृंखला। ये नंबर 1 पर है, ठीक है। ये नंबर 1 पर है। नंबर 2 पर कौन आ जाता है दोस्तों? उसके बाद अगर बात करेंगे तो नंबर 2 पर हमारा हिमालय आ जाएगा। हिमालय जो एक वलित पर्वत है वो आ जाएगा। नंबर 3 पर यहां पर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज और रॉकी का नाम दे रहा है। और रॉकी पर्वत याद रखेंगे दोस्तों, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप देश में, तो याद रखेंगे। अब बाकी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहां पर है? ये ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, तो याद रखेगा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ये आपका एक बता दिया मैंने, ठीक है। 1 2 3 4। अब बाकी आप यहां से मैच करा, मैं देखने का मन नहीं कर रहा है, ठीक है। चलो यहां पे आप मैच करा लेना, सही हो जाएगा। आगे देखो दोस्तों, अंतरराज्यीय परिषद के गठन से संबंधित आर्टिकल का नाम आपको बताना है, ठीक है। अनुच्छेद बताइए अंतरराज्यीय परिषद के बारे में किसमें बताया गया? अंतरराज्यीय परिषद, ठीक है। तो अंतरराज्यीय परिषद के बारे में दोस्तों बताया गया अनुच्छेद 263 में, ठीक है। अंतरराज्यीय, अगर कभी भूल भी जाना तो ऐसे 263 लिखना और इसी 63 में लिख देना अंतरराज्यीय। ये 3 लिखा ना, उसी 3 से क्या लिख देना? अंतरराज्यीय, ठीक है। तो आप कभी नहीं आप भूलोगे, याद रखेगा, लास्ट में 3 देखिएगा, ठीक है। अंतरराज्यीय परिषद के बारे में बताया गया अनुच्छेद 263 में, ठीक है। 264 में दोस्तों मैंने आपको बताया कि कोई भी जो है बिना संसद के प्रावधान के, ठीक है, बिना किसी अधिनियम के प्रावधान के किसी भी तरह का कर नहीं वसूल सकता, उसके बारे में बताया गया, ठीक है। और बात आती फिर 66 और 67 की। तो दोस्तों 66 में बताया गया था किसके? कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बारे में, जो कि भारत की सबसे बड़ी संचित निधि होती है। और अगर 67 की बात करें तो इसमें आकस्मिक निधि के बारे में बताया गया। किसके बारे में? आकस्मिक निधि के बारे में बताया गया, तो उसको भी आप याद रखिएगा। ब्राजील में विशाल कहवा के बागान को क्या कहते हैं? मैंने आपसे बताया था कहवा के मामले में नंबर 1 राज्य कौन सा है? देश, राज्य नहीं, वो देश कौन सा है? ब्राजील है। ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया है, ठीक है। यहां कंपास नाम के घास के मैदान भी पाए जाते हैं, ठीक है, तो याद रखेगा। वैसे ब्राजील में जो कहवा के बागान है उसको फजेंडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बताया था मैंने आपको, फजेंडा। क्या नाम दिया जाता है? फजेंडा। और अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो भारत में कर्नाटक याद रखेगा, जहां कहवा की बड़ी मात्रा पर उत्पादन किया जाता है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जाता है? संसद की लोक लेखा समिति, ठीक है। तो जो लोक लेखा समिति होती है इसका अध्यक्ष खुद संसद का जो स्पीकर होता है, जो लोकसभा अध्यक्ष होता है वो होता है, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष करिएगा, ये लोक लेखा समिति का क्या होता है? अध्यक्ष होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों लोक लेखा समिति को कभी कभी प्राक्कलन समिति का जुड़वा बहन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन समितियों का कार्य एक दूसरे का क्या होता है? पूरक होता है, एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इनको पूरक कहा जाता है। पूरक मतलब क्या होता है? अरे जैसे मोटर गाड़ी के लिए तेल जरूरी है, ठीक है, मोबाइल के लिए सिम कार्ड जरूरी है, वैसे पूरक होता है, ठीक है। चाय के लिए चीनी जरूरी है, चाय पत्ती जरूरी है, वैसे ही प्राक्कलन समिति के लिए ये लोक लेखा समिति जरूरी है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण की बात कहां पर कही गई? कौन सा अनुच्छेद है जिसमें कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण की बात कही गई है? पढ़ाया हूं, नहीं बताओगे? गुस्सा हो गया? बताओ मेरे भैया, सुनो ध्यान से। तो दोस्तों इसके बारे में बताया गया आर्टिकल अनुच्छेद 50 में। किसमें बताया गया है? 50 में बताया गया। और अनुच्छेद 51 भी याद रखेगा, इसमें अंतरराष्ट्रीय संधियों के बारे में बताया गया, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। और ये अनुच्छेद 50 किसके अंतर्गत आ जाते हैं? 50 और 51 ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आते हैं, जो भाग 4 में बताया गया है अनुच्छेद 36 से 51 तक। लड़के कहेंगे सर वही एक लाइन आपकी फिक्स रहती है। नहीं, अब मैं लाइन बदलने वाला हूं, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है हमारा
हमारा कॉपी करते हो। हाँ, कितने लोग हैं जो हमारी मिमिक्री कर लेते हैं? कितने लोग हैं जो हमारी मिमिक्री कर लेते हैं? बताइए, है कि नहीं है? अरे कुछ ना कुछ तो होंगे, ठीक है। काफ़ी पहले मुझे कई लड़के मिले थे, नंबर भी मैंने उनका सेव करके रखा। वो लोग मिमिक्री बड़ी गजब की करते थे, ठीक है। जब फ़ोन करते थे तो बिल्कुल जैसे मैं आपको पढ़ाता हूँ ना वैसे ही बात करते थे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेपाल ने अपने नए नक्शे में वही 3 जगह का नाम पूछ रहा है कि कौन कौन सा। अभी मैंने आपको बताया लिपू लेक है, उत्तराखंड वाले सब जगह है। लिपू लेक है, काला पानी की सजा दी जाती थी ना, वो अंडमान निकोबार का सेलुलर जेल था, वो अलग है, ठीक है। तो याद रखेगा काला पानी होगा, लिम्पिया धूरा हो गया, ठीक है, इसको भी याद रखे। अब तो पाकिस्तान वाला भी इंपॉर्टेंट हो गया। पाकिस्तान में जूनागढ़, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। और पता है उसने एक रोड का नाम भी चेंज किया है, उसका अपने यहाँ का रोड का नाम रख दिया श्रीनगर रोड, ठीक है। वो लगता है कि होश में नहीं है पाकिस्तान, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। लिख रहा है यहां पर सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। मजा आ गया, इतने कूट वाले प्रश्न आज तक मैंने किसी सेट में नहीं कराए, ठीक है। चलो आओ देखते हैं क्या यार, आसान क्वेश्चन तो दे रहा हूं, ठीक है। अब तो आसान आने लगा, ठीक है। कह रहा राज्य के नीति निश्चित तत्व कहां से लिया गया है? ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया, ठीक है। आयरलैंड के संविधान में याद रखे वहां भी चेंज हुए हैं, माइकल जी वहां पे जो है पीएम बने, ठीक है। मूल अधिकार ये अमेरिका के संविधान से लिया गया, तो याद रखे अ से अमेरिका, अ से अधिकार, ठीक है। समवर्ती सूची दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, याद रखेगा। और भारत राज्यों का संघ है और संघ में अधिक शक्ति निहित होती है, ये यूके से लिया, यूके से ठीक है। देखिए संसदीय व्यवस्था जो है वो यूके से लिया गया है। और संघ वाली जो बात है दोस्तों ये तो मुझे लगता है कनाडा से लिया गया। एक बार आप इसको मैच कराइएगा, ठीक है। मुझे लग रहा है यहाँ हाँ कनाडा होगा। देखिए ये गलत होगा, एक ऑप्शन यहाँ एक्स्ट्रा देके रखा, तभी तो मैं कर रहा हूं, मुझे लाइट में आ रहा था ना। ये कनाडा इसमें कर लीजिएगा, कनाडा से लिया गया है। बाकी संसदीय जो नियम कानून है वो आपका लिया गया यूके से, यूनाइटेड किंगडम से या ब्रिटेन से लिया गया, ठीक है, या इंग्लैंड से लिया गया, ठीक है। तो याद रखिएगा। करा फिर से मजा आ रहा है, पहले से ज्यादा मजा आ रहा होगा, थोड़ा सा टिपिकल हो गया। हाँ चलो कोई बात नहीं यार, टिपिकल हो गया तो क्या हो गया, आसान तो है। करा नियंत्रक मंडल की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, सबसे पहली बार भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? अरे वही सर कलकत्ता वाला। हाँ अरे सर वो तो आसान है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया था, उससे किया गया था, तो बस मिला दो ना, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ये लो मिला दिया। अच्छा सर नियंत्रक मंडल, अरे वो जो संख्या कम किया गया था, एक जो है नियंत्रक मंडल बना था। सर वो पिट्स इंडिया एक्ट की बात कर रहे हैं क्या? भाई आप सब जानते हैं फिर भी मजाक करते हैं, हमें नहीं पता है, ठीक है। ईसाई मिशनरी भारत में कब आए थे? सर ईसाई जब वो आए थे प्रचार प्रसार करने के लिए, वो जब 1813 में आए थे, जब जो है 1 लाख रुपए शिक्षा पर खर्च करने का प्रावधान बने था। सर मैं बताऊं एक फैक्ट और मैं जानता हूं, सर जब चीन के साथ चाय का व्यापार और जो है चीन के साथ व्यापार, ये दोनों चीजों को छोड़ करके बाकी का एकाधिकार मिल गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को। हाँ भाई वही वाला बता रहा हूं, ठीक है, 1813 का चार्टर एक्ट, ठीक है। तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, यहां पर 1813 का चार्टर एक्ट करेगा, सामने सामने हो जाएंगे, ठीक है। गवर्नर जनरल परिषद में एक कानूनी व्यक्ति की नियुक्ति, सर मैं बताऊंगा कानूनी व्यक्ति कौन था, बताओ कौन था? बोलो मैकाले था। कौन था? मैकाले, ठीक है। मैकाले ने गलत बात बोल दिया था भारत के परिप्रेक्ष्य में, क्या बोला था बताओ तो? अभी कल वाले मैंने पढ़ा है, ठीक है। उसने बोला था कि इस पूरे अरब में और पूरे भारत में जितने भी ग्रंथ हैं ना, वो हमारी इंग्लैंड की लाइब्रेरी की एक अलमारी में मिल जाएगा, इससे बड़ा बड़ा ग्रंथ, ठीक है। ठीक है निपट गए पहले, नहीं तो फिर मुलाकात होती तो बताते हैं आपको, ठीक है। चलो खैर आगे देखते हैं। ये बात बोला था, प्लस अंग्रेजी शिक्षा का प्रावधान भी किसने लाया था? तो मैकाले ने लाया था, तो वो भी याद रखेगा। यहां बता दिया, बाकी मैच करा लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला देखिए। अवध के नवाब वाजिद अली शाह को, ठीक है, गद्दी सुतार करके अवध को ईस्ट इंडिया कंपनी में किसने मिला लिया था? अरे डलहौजी ने मिलाया था। किसने? लॉर्ड डलहौजी ने मिलाया था। व्यापकगत नीति का सिद्धांत किसने तक किया लाया था? वही लाया था ना। डॉक्ट्रिन ऑफ पॉलिसी किसने लाया था? वही लाया था, ठीक है। जिसने हड़प की नीति लाया था, सारे राज्यों को हड़प लो, ठीक है। सबसे पहले किसको हड़पा? सतारा को हड़पा। कब हड़पा? 1948 में हड़पा। फिर किसको हड़पा? 1949 में हड़पा। किसको हड़पा? जयपुर को हड़पा, ठीक है। कौन याद करेगा? सर हम याद करेंगे, ठीक है। चलो बताओ, अवध के नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी से कब उतारा गया? 1856 में उतारा गया था। कब? 1856 में। और उसके बाद 1857 में क्रांति हो गया, ठीक है। क्रांति के समय में भाग गया था ये डलहौजी, भाग गया था, ये रुका नहीं था, रुका होता काट फेंक दिया जाता, ठीक है। 57 में याद रखेगा कैनिंग आ चुका था। कौन आ चुका था? कैनिंग आ चुका था, डलहौजी यहां से भाग गया था, ठीक है। अच्छा 1855 में
जो है किसको जो है शामिल किया गया था, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी में? तो याद रखेगा करौदा, ठीक है, करौली, किसको? करौली को, ठीक है। तो याद रखें, मैंने करेला से करौली बना लिया, ठीक है, आसान है, ठीक है। और 53 में झांसी को शामिल किया गया था, झांसी, तो भी याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो 1919 में हुआ था, इसका अध्यक्ष कौन था, ठीक है? वैसे खिलाफत आंदोलन जो था, इसको अली बंदियों ने लाया था, ठीक है। शौकत अली का नाम सुना होगा, अली बंदियों में, ठीक है। तो उन्होंने लाया था, मोहम्मद अली और शौकत अली ने, जबकि इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने किया था। खिलाफत आंदोलन की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने किया था, तो महात्मा गांधी आपका राइट आंसर हो जाएगा। गलती आप मत करिएगा, ठीक है। जल्दीबाजी मोहम्मद अली, शौकत अली मत करिएगा, आपसे अध्यक्ष पूछ रहा है, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने किया था, ठीक है? तो विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय था, यहां पे 1 2 नहीं 6 विश्वविद्यालय थे। कितने? 6 विश्वविद्यालय थे, और इन सभी विश्वविद्यालयों का निर्माण धर्मपाल नाम के एक पालवंशी शासक ने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा, ठीक है, धर्मपाल जी ने किया था, याद रखेगा। हाल ही में सीपरी ने अपना रिपोर्ट जारी करती है, और सीपरी जो है ये किसके लिए रिपोर्ट जारी करती है दोस्तों? तो किसके पास जो है रक्षा में कौन किस स्थान पर है? तो लिख रहा है उस रिपोर्ट के अनुसार देख रहा है कि सैन्य खर्च के मामले में भारत किस स्थान पर आ गया है? तीसरे स्थान पर आ गया है, जबकि प्रथम स्थान पर अमेरिका है। तो यहां दिया गया दोस्तों, दोनों कथन बिल्कुल सही है। पहले पे अमेरिका है, दूसरे पे चीन है, और तीसरे पे कौन सा हो गया है? भारत हो गया, जो सबसे ज्यादा सैन्य चीजों पर खर्च कर रहा है, ठीक है। गोविंद महल जो वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है, स्थित है। गोविंद महल कहां पर है दोस्तों? तो गोविंद महल बना हुआ है दतिया में। कहां पर बना हुआ है? दतिया पड़ता है मध्य प्रदेश में, तो याद रखेगा। किसने बनवाया है? तो वीर सिंह बुंदेला का नाम सुना था सर? कहीं कहीं सुना है वीर सिंह बुंदेला, मैं बताऊं सर, वीर सिंह बुंदेला का नाम मैंने सुना था जब अकबर का जो प्रिय मित्र था, जिसका नाम था अबुल फजल, जब अबुल फजल जो है जा रहा था सलीम को समझा बुझाकर अब वापस लाने के लिए, क्योंकि उस समय सलीम, जिसको हम जहांगीर बोलते हैं, वो इलाहाबाद था, ठीक है। तो उसको गया था लाने, और जब सलीम को पता चला कि अबुल फजल चच्चा आ रहे हैं हमको लेने के लिए, ठीक है, तो उसने क्या किया? चच्चा को मरवा दिया। किसके माध्यम से? तो उसका एक परम मित्र था जिसका नाम था वीर सिंह बुंदेला, ठीक है, वीर सिंह बुंदेला ने जहांगीर के लिए एक महल भी बनवाया था। कहां पर? ओरछा में। ओरछा ये आपका जो है झांसी से करीब 20-25 किलोमीटर की दूरी पड़ता है। बड़ा बेहतरीन जगह यार ओरछा, कभी ओरछा कहानी आपको बताता हूं, बहुत बेहतरीन जगह, ठीक है। मैं खुद गया वहां पर, और वहां पर भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर है, और दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पर भगवान नहीं है, ठीक है। एक इतना विशाल मंदिर बना है, इतना विशाल मंदिर बना, लेकिन उसके अंदर भगवान नहीं है। कहा जाता है शापित मंदिर है, मतलब कोई भगवान नहीं है। इतना भव्य मंदिर, इतनी विशाल मंदिर, और उसमें जो है कोई भगवान नहीं। एक बार आप सर्च करके देखो, आपको लगेगा गजब का, ठीक है। और भगवान उसके बगल में है, ठीक है। एक बगल में एक छोटा स्थान है, वहां पर है भगवान श्री रामचंद्र जी की मूर्ति वहां पर, ठीक है। और वहां पर जो है उनको जो है क्या दिया जाता है? तोपों की सलामी होती है, वो भी दिया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जरा दृष्टि दोष के निवारण में कौन सा लेंस काम आता है, ठीक है। अब परीक्षा में कोई जरूरी थोड़े कि जरा दृष्टि दोष पूछ दे, ठीक है। आपसे भी पूछ सकता है निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस फायदा करेगा, दूर दृष्टि दोष में कौन सा फायदा करेगा। सर पढ़ा तो देंगे, याद कैसे रखें? बार बार भूल जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। सुनो ध्यान से सुनो, अगर बात करूं, अगर कभी परीक्षा में पूछ दे दूर दृष्टि दोष, क्या बोल दे? अपने मुंह से बोलो दूर, ऊ से उत्तल बना लो, ठीक है। तो याद रखें, कभी दूर दृष्टि दोष की बात आ जाए तो क्या बताओगे उसमें किस तरह के लेंस का इस्तेमाल होता है? उत्तल लेंस। अब बचा कौन? अब बात आ गई निकट की ना, तो बस निकट की बात आ गई, तो निकट में कौन होगा? अवतल लेंस, ठीक है। निकट में क्या होगा? अवतल लेंस। और ये जो जरा दृष्टि दोष दे रहा दोस्तों, इसमें जो है उभयावतल, ठीक है, जिसको बाइफोकल लेंस कहा जाता है या द्विफोकल लेंस कहा जाता है, उसका इस्तेमाल होता है जरा दृष्टि दोष के रोगियों के लिए, ठीक है। तो उनके चश्मे में क्या होता है? उत्तल अवतल दोनों की खासियत होती है, ठीक है, इसीलिए इसको द्विफोकल कहा गया, ठीक है। तो याद रखिएगा। अब तो नहीं गलती करोगे ना, मेरा काम सिर्फ पढ़ाना नहीं है, मेरा काम याद भी कराना है, घोल करके पिलाना है। मिक्सर सिलबट्टा बना होगा इमेज पे, ठीक है, तो इसीलिए बना है। आगे देखिए, एडवर्ड जेनर ने किसका खोज किया? ओहो आसान क्वेश्चन है, चेचक का। किसका? चेचक का जो टीका बनाया था उसको किसने बनाया था? एडवर्ड जेनर ने बनाया था, तो याद रखेगा। साल्ट विन बनाया था, साल्ट याद रखेगा, पोलियो का टीका उन्होंने बनाया था, ठीक है। आगे देखिए, आगे करा कि बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद यानी NDP-MP, ये कल वाला क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है। और चलिए एक बार मैं फिर से बताना चाहूंगा, एक कल वाला सेम क्वेश्चन है। हमें क्या होता है दोस्तों, सुनिए, GDP-MP जो होता है हमारे सामने होता है, हमको जाना पड़ता है NNP फैक्टर का इस पे, ठीक है। पहले जानिए आपकी इसको बोलते क्या है।
जीडीपी को बोला जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट बोलते हैं। इसके बाद बोलते हैं एट मार्केट प्राइस। क्या बोलते हैं? मार्केट प्राइस कहा जाता है, ठीक है। और एनएनपी किसको बोला जाता है? तो एन माना जाता है नेट, और दूसरे एन माना जाता है नेशनल, ठीक है, नेशनल, ठीक है। और पी माने प्रोडक्ट फिक्स होता है, और एट द रेट क्या होता है? फैक्टर कास्ट होता है, ठीक है। हमें क्या चाहिए होता है? हमें हमेशा जीडीपी मार्केट प्राइस से जाना पड़ता है एनएनपी फैक्टर कास्ट पे। क्यों? अगर आपको राष्ट्रीय आय का आकलन करना है तो यही राष्ट्रीय आय कहा जाता है। राष्ट्रीय आय का फार्मूला में क्या लिखते हो? एनएनपी फैक्टर कास्ट कहा जाता है, ठीक है। अब देखो यहां से यहां जाने के लिए सिर्फ तीन रास्ते गिन करके, ठीक है। वो तीन रास्ते कौन कौन से हैं सुनिएगा ध्यान से दोस्तों। ग्रास जानते हैं ना, ग्रास, ठीक है, ग्रास में से कुछ चीजों को अगर माइनस कर दिया जाए, कुछ चीजों को माइनस कर दिया जाता है, ठीक है, घटा लिया जाता है, कुछ घटा लिया जाता है, तो फिर हमारे पास क्या हो जाता है? नेट हो जाता है। कैसे? ठीक वैसे ही मान लीजिए किसी व्यक्ति की सैलरी 10,000 है और वह व्यक्ति 5,000 रुपए में क्या करता है? रहता खाता है, तो उसके पास नेट कितना बचता है? 5,000 बचता है, ठीक है। कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट यहां का भी है, ठीक है। तो जब ऐसा कॉन्सेप्ट यहां का है तो सुनिए क्या कॉन्सेप्ट है दोस्तों। कहा जाता है कि जो ग्रास होता है ना, ग्रास मतलब जहां कहीं भी जीडीपी एमपी लिखा होता है, ये ग्रास होता है, ये ग्रास वर्ड है, तो इसमें से डेप्रिसिएशन को हटा लिया जाता है। डेप्रिसिएशन माने होता है ह्रास, ठीक है, ह्रास को हटा लिया जाता है, तो क्या बन जाता है? नेट बच जाता है। ये ग्रास जो है ये नेट में तब्दील हो गया, बाकी सब वैसा ही रहेगा, ठीक है। तो यहां लिखा दिया जाता है एनडीपी, क्या लिख दिया जाता है? मार्केट प्राइस लिख जाता है। ये नंबर 1 पे होता है। नंबर 2 पे क्या होता है दोस्तों? नंबर 2 पे होता है कि मान लो जीडीपी आपके सामने लिखा है, ठीक है, जीडीपी मार्केट प्राइस लिखा है। अब क्या होता है दोस्तों? अगर इस जीडीपी मार्केट प्राइस में आप नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड को जोड़ दो। क्यों जोड़ दो? क्यों जोड़ दो? मैं आपसे कहूं कि आपके परिवार वालों की आय कितनी है? आपने कहा मेरे परिवार में 5 लोग रहते हैं और 5 लोग मिलकर के 50,000 रुपया कमाते हैं। कितना कमाते हैं? 50,000 कमाते हैं। और हमारे एक चच्चा हैं, वो कहां रहते हैं? वो सऊदी में रहते हैं, वो वहां 25,000 रुपए कमाते हैं, ठीक है। और वो क्या करते हैं? हर महीने ये 20,000 रुपया वो घर भेजते हैं। कितना? 5,000 रुपया अपने पास बचा के, या चलो 30,000 कमाते हैं, 15,000 अपना खर्च करते हैं और 15,000 हर महीना क्या करते हैं? घर भेजते हैं। तो नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड, ठीक है। तो जो बाहर से आपका कमाई गई आय है उसको भी जोड़ लिया जाता है, उसी को बोलते हैं नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड। क्या बोलते हैं? नेट इनकम। जब ये जुड़ता है ना तो याद रखिए जो डोमेस्टिक वैल्यू है इसको बदल देता है, डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट कर देता है। डोमेस्टिक में जब जुड़ गया ना, काहे जोड़ दिया? डोमेस्टिक मतलब घर का, घरेलू, तो घरेलू में कमा रहे थे 50,000, अब इसमें लाके जोड़ दिए जो बाहर कमा रहे हो विदेशी वाला, तो विदेशी इनकम जो है उसको जोड़ दिए। तो ये घरेलू और विदेशी इनकम को जोड़ने के बाद क्या आ जाएगा? याद रखेगा, यहां आ जाएगा नेशनल वर्ड आ जाएगा। तो जो जी है उसको जी रहने दो, यहां लिख लो नेशनल, तो क्या आ जाएगा? जीएनपी मार्केट प्राइस आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका दूसरा तरीका। तीसरा में क्या होता है दोस्तों? ये एक एक वैल्यू चेंज हो रही, खाली सिर्फ एक एक वैल्यू, आप एक साथ तीनों वैल्यू भी चेंज करा सकते हैं, क्योंकि परीक्षा में जब कभी ऐसे प्रश्न देते हैं तो ये अपने आप में सबसे टिपिकल प्रश्न होता है, क्योंकि इसको आम बच्चा हल नहीं कर पाता, ठीक है। और जो आम बच्चा नहीं कर पाता वही आपको करना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है, ध्यान दीजिए। जो तीसरा है उसमें क्या है? तीसरे में दोस्तों मान लीजिए फिर से मैंने लिख दिया जीडीपी एमपी, ठीक है। तीसरा में क्या होता है? इस फैक्टर जो यहां पर दे रहा है मार्केट प्राइस, इसको फैक्टर कास्ट में कन्वर्ट करना होता है। कैसे? अगर आप यहां से नेट इनडायरेक्ट टैक्स को घटा लो, कितना? नेट इनडायरेक्ट टैक्स, जिसको एनआईटी बोलते हैं शॉर्टकट में, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को अगर घटा लो, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा फैक्टर कास्ट। लेकिन कभी कभी लोगों को सब्सिडी भी मिलता है, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स को घटाने के बाद जो सब्सिडी है उसको जोड़ दिया जाता है, ठीक है। यानी यहां से क्या कर लो? माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, ये माइनस एनआईटी और प्लस क्या कर देना इसी में? सब्सिडी। उसके बाद जो वैल्यू आपको मिलेगी वो क्या मिलेगी? जीडीपी क्या मिलेगा? फैक्टर कास्ट मिलेगा, ठीक है। तो देखिए कैसे एक एक चीज के चेंज करने पर आपका सिर्फ एक एक वैल्यू चेंज हुआ है। अगर आपको डायरेक्ट यहां से क्या करना हो, आगे आना हो, तो मैं आपको सिखाता हूं कैसे आएंगे, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, अब देखिए यहां पर ध्यान से कैसे क्या करना है दोस्तों। एक नया पेज ले लेता हूं, आपको और मजा आ जाए, ठीक है। सुनिए, अगर मैंने यहां पे लिख दिया जीडीपी, क्या लिख दिया? जीडीपी मार्केट प्राइस, यहां से चलना है और हमको पहुंचना है एनएनपी फैक्टर कास्ट पे, क्योंकि यही राष्ट्रीय आय है। तो कैसे पहुंचेंगे दोस्तों? सबसे पहले डेप्रिसिएशन को माइनस कर लिया, जैसे डेप्रिसिएशन को माइनस किया आपके सामने क्या उत्तर मिला? एनडीपी मार्केट प्राइस, यही मिला ना। फिर आपने दूसरे स्टेप पे क्या किया? नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड को जोड़ दिया, तो आपके सामने क्या मिला दोस्तों? बीच वाला बदलता है,
NIFA से क्या होता है, बीच वाला चेंज होता है। तब देखो यहाँ पर NDP था तो ये D बदल जाएगा, ठीक है। तो N पहले से नोट कर दो और फिर N लिख लो, फिर P लिख लो, फिर यहाँ पर मार्केट प्राइस आ गया। फिर तीसरे नंबर पे क्या करते हो, माइनस करते हो नेट इनडायरेक्ट टैक्स, प्लस करते हो सब्सिडी। उसके बाद आपको वैल्यू क्या मिलती है, आपको वैल्यू NNP मिल चुकी है, NNP मिल चुकी है, इस मार्केट प्राइस बदल जाता है फैक्टर कास्ट में, ठीक है। ये होता है। अभी आपसे परीक्षा में क्या पूछ रहा है, जो क्वेश्चन था हमारा वो उल्टा पूछ रहा था। आपको दे रहा था NNP मार्केट प्राइस, आप चल के अभी देखना क्वेश्चन, आपसे पूछ रहा था NNP मार्केट प्राइस में क्या कर दिया जाए कि हम कहां पहुंच जाएं, हम आ जाएं ऊपर की तरफ। कहां आ जाए, हम आ जाए NDP मार्केट प्राइस में, ठीक है। तो क्या ऐड करना पड़ेगा, याद रखिए यहां पर ऐड करना पड़ेगा किसको, या सॉरी यहां से हम ये यहां पे GNP लिख रहा था, वहां पे जो दे रहा था दोस्तों, एक बार अभी चेक कर लेता हूं, नहीं वहां NNP दे रहा था या GDP दे रहा था, एक बार देख लीजिएगा, एक मिनट मैं देख लूं, क्वेश्चन याद नहीं आ रहा मुझे, ठीक है। हाँ, ये दे रहा था NDP, ये क्या दे रहा था दोस्तों, ये NDP दे रहा था, ठीक है, NDP। तो NDP मार्केट प्राइस दे रहा था। और आपको कहां जाना है दोस्तों, ये बाजार कीमत कर, बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त किया जा सकता है। तो NDP MP में से अगर आप जो प्लस किए थे, अगर उसको आप माइनस कर दोगे, ठीक है, तो ये चीजें आपको प्राप्त हो जाएंगी, ठीक है। बस वही चीजें हैं, आपको खाली चेंज करना, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर आना है, ठीक है, बस उतनी चीजें थी। तो यहां पर इसलिए पहला वाला, आज मैंने इस प्रश्न को दोबारा इसलिए कराया, कल भी कराया था प्रश्न, आज भी कराया, और आगे भी मैं रोज एक क्वेश्चन राष्ट्रीय आय वाले चैप्टर से दूंगा ताकि आपका कंफ्यूजन क्लियर हो। मुद्दा ये नहीं कि आप एक क्वेश्चन छोड़ देंगे, मुद्दा ये है कि हम एक भी प्रश्न नहीं छोड़ेंगे। आप अगर तैयारी कर रहे हैं यार, आप मंजिल तक जाने के बारे में सोचे और कोई आपसे कह दे यार एक कदम पीछे रहो, काहे रहे पीछे भाई, हम किसी से कमजोर हैं क्या पीछे रहे, नहीं रहेंगे पीछे, करेंगे पूरा क्वेश्चन करेंगे, पूरा 120 पे 120 का कमांड बनाइए आप लोग, ठीक है। 119 118 वाला कॉन्सेप्ट मेरे साथ लेके मत चला करिए, ठीक है। फुल मार्क्स चाहिए, इतना मेहनत जो नितिन सर कर रहे हैं ये पूरा नंबर पाने के लिए कर रहे हैं, खाली कट ऑफ नहीं पाना है। कट ऑफ जो देखता है वो चला जाए, तुरंत यहां से निकल जाए, कट ऑफ वालों से बहुत नफरत होती मुझे, ठीक है। नहीं आता है ठीक है, आप सीखो, हम पढ़ाएंगे, आप सीखो, लेकिन कट ऑफ की बात मत करो हमसे, क्यों सिलेक्शन लेना यार, गांव में कहां जाना है, कितना दूर का मैं सोच रहा हूं, आप बैठे यार गजब का काम कर रहे हो। सुनो ध्यान से, निम्न में से उत्तर प्रदेश की किस जनपद में आर्यभट्ट नक्षत्रशाला है। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहां है, अच्छा क्वेश्चन है, मुझे पता नहीं बताओगे, ठीक है। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहां है, आपको वही बस खाली याद आ रहा होगा, ठीक है। उज्जैन वाला जो घड़ी है, दिल्ली वाला जो घड़ी है, जयपुर वाला जो है, ठीक है, जो सवाई राजा जय सिंह ने बनाया था, ठीक है, वही याद आएगा। बनारस में भी था, मथुरा में भी था, ठीक है। नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं नक्षत्रशाला की बात कर रहा हूं। ये है रामपुर में, कहां है, रामपुर में, तो रामपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 के 15 में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग 142 है, जो पिछले साल की तुलना में 2 अंक क्या है, कम है। पिछले साल 140वें पे था, अभी 142वें पे है, ठीक है। प्रथम स्थान स्वीडन का है और इस रिपोर्ट को रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर ने निकाला है। बिल्कुल सही है तीनों कथन, तो याद रखिएगा 140 से खसककर 142 पे आ गया है। खुशहाली वाले रैंक की बात करेंगे तो उसमें 144 पर आ गया, ठीक है। आगे देखिए, खनिज संसाधन की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भौमिकी संसाधन कौन सा है, भौमिकी क्रम कौन सा है, मैंने बताया था धारवाड़ जो क्रम है उसमें सबसे ज्यादा खनिज संसाधन है। सबसे धनी जो तंत्र है वो कौन सा है, धारवाड़ है, धनी धारवाड़ है, ठीक है। तो याद रखेगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था। दोस्तों, राजा राम मोहन राय कोई राजा व्यक्ति नहीं थे, हाँ, इनको आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है, ठीक है, और धर्म जागरण का शुरुआत करने वाला कहा जाता है, तमाम नाम है, लेकिन कोई राजा नहीं थे, ठीक है। राजा राम मोहन राय जी ने सती प्रथा बंद करवाया है, लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ मिलकर सती प्रथा बंद कराया है, ब्रह्म समाज की स्थापना किया है, ठीक है, वो सब अच्छा क्वेश्चन है। हिंदू कॉलेज बनाया 1815 में, ब्रह्म समाज की स्थापना किया 1828 में, ठीक है, सती प्रथा के लिए काम किया। राजा राम मोहन राय जी को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था। कब दिया था, 1806 से लेकर के आगे तक का शासन उसी का है, तो अकबर द्वितीय ने दिया था, याद रखेगा। अकबर द्वितीय के पेंशन के लिए ही राजा राम मोहन राय पहली बार कहां गए थे, इंग्लैंड गए थे, ठीक है, तो उसको भी आप याद रखेगा। जेरेंटोलॉजी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, जेरेंटोलॉजी में दोस्तों वृद्ध पुरुषों का जो है अध्ययन किया जाता है, तो वृद्ध लोगों से संबंधित है, याद रखेगा। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन का सभापति करता है, ठीक है, कौन अध्यक्षता करता है लोकसभा और राज्यसभा जब दोनों एक साथ आ जाते हैं, तो ठीक है, अनुच्छेद 108 में बताया गया है कि जो लोकसभा अध्यक्ष होगा वो यहां पर अध्यक्षता करेगा, ठीक है।
इन जनरल क्या होता है, लोकसभा में अध्यक्ष कौन होता है, लोकसभा अध्यक्ष होता है, और राज्यसभा में जो उपराष्ट्रपति होता है वो पदेन सभापति होता है, ठीक है, ऐसा होता है। लेकिन जब कभी दोनों मिल जाते हैं तो अनुच्छेद 108 के अनुसार इसको संयुक्त अधिवेशन कहा जाता है, और यहां पर जो लोकसभा का स्पीकर होता है वो यहां पर क्या करता है, अध्यक्षता करता है, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, आज के लिए नहीं, पार्ट 1 के लिए इतना ही। अगला पार्ट 10 बजे मुलाकात करता हूं और फिर से एक बार जीएस का क्वेश्चन पढ़ाता हूं। मजा आया कि नहीं? मजा तो आएगा, देखो मन से अगर पढ़ाया जाएगा तो मजा तो आएगा, ठीक है। और आगे इस तरह की सीरीज लाता रहूंगा। जिन लोगों का कोई अदर एग्जाम भी आने वाला ना, उनके लिए भी इस तरह की सीरीज में लाऊंगा, ताकि आप लोग मन लगा के पढ़ाई करें और अच्छे से जो है पढ़ते चले, ठीक है। जितने लोग किसी पेड क्लास लेके चल रहे थे ना, उनको पता चल रहा होगा कि भारी नुकसान हो गया। आगे से जब कभी कोई भी चीज ज्वाइन करना होगा ना, तो याद रखिए सिर्फ स्टडी 91 के साथ जुड़िएगा, क्योंकि जब तक आपको क्वालिटी कंटेंट चीजें नहीं मिलेंगी आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। खाली एडमिशन लेने से सिलेक्शन नहीं होता है, सही डायरेक्शन में काम करने से सिलेक्शन होता है। सोचो, फ्री ऑफ कॉस्ट में इतना मेहनत किया जा रहा है, 120 क्वेश्चन डेली कराया जाता है। जो बच्चा शुरू से जुड़ा होगा ना, वो 10 पेपर करेगा, 11वें दिन जब जाएगा पेपर देने ना, याद रखना हलवा नजर आएगा, हलवा खा के भी आएगा, ठीक है। जाना पेपर देना फिर बताना, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।